Mysteries of India, Part 1. ऐसी ही अब हमने अपने कई सारे एपिसोड्स में मतलब कई अलग अलग मिस्ट्रीज की बात करी है। जब मैं इस एपिसोड के लिए तैयारी कर रहा था तो कई सारी मिस्ट्रीज ढूंढ रहा था मैं इंडिया से रिलेटेड। तो मेरे सामने एक मिस्ट्री आई जो ये बताती है कि एंशंट एलियन कनेक्शन वाली थ्योरी, उसका एविडेंस इंडिया में भी मिला है एक। मतलब लॉजिकल पॉइंट्स तो उसके पीछे बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी एक एब्सोल्यूट थ्योरी नहीं है कि हाँ यही सच है। तो अब है क्या, ये जो कहानी है, ये जो चरामा केव्स हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। तो अब हुआ क्या कि आर्कियोलॉजिस्ट जब रिसर्च वगैरह कर रहे थे तो उनको छत्तीसगढ़ में ऐसी गुफाएं मिली, ठीक है। और जब उन्होंने वहाँ देखा कि गुफाओं की दीवारों पे केव पेंटिंग्स करी हुई थी। केव पेंटिंग्स में वो क्या देखते हैं कि नॉर्मल जो उस समय के लोगों ने ह्यूमन फिगर्स बनाए हैं वो हैं, एनिमल फिगर्स बनाए हैं वो हैं, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे फिगर्स बनाए हैं जो नॉर्मल ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे हाँ मे बी शायद इमेजेस पे क्लिक कर। ये वाली जो फिगर है ना, ये सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर वाली, हाँ ये इस पे क्लिक अच्छा, कर। ये कुछ कई सारी इमेजेस, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ बॉडीज हाँ बॉडीज हैं। तो अब है क्या सिनेरियो इसके पीछे कि जो इस केव के अंदर जो ये ग्रुप ऑफ फिगर्स हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर जो थ्योरी है, जो कहें कि एक मिस्ट्री है, वो ये है कि केव में जो और बाकी ह्यूमन फिगर्स मौजूद हैं जो उस समय के लोगों ने पेंट करी थी, वो इनसे डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने ह्यूमन फिगर्स पेंट करी थी उनको ह्यूमंस के ही प्रोपोर्शन में बनाया था, और जो ये कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की जो पेंटिंग्स बनाई थी उस टाइम समय के लोगों ने, वो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत डिफरेंट है। कि इनके सर बहुत बड़े हैं, ठीक है, इनके जो हाथ और पैर हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा लंबे दिखाए हैं और हाइट में भी उनसे ज़्यादा लंबे हैं, ठीक है। और अब सबसे जो ज़्यादा मिस्ट्री आती है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा सा, और इधर मेन इमेजेस में स्क्रॉल डाउन करना, ठीक है। हाँ वो जो उधर, हाँ ठीक है, इस पे क्लिक कर। अब ये क्या है कि ये एक काइंड ऑफ फ्लाइंग क्राफ्ट जैसी एक इमेज मिली उनको, जिसके अंदर ये 3 रेस टाइप चीज़ें निकल रही हैं बाहर, ठीक है। और साथ ही साथ एक ये ह्यूमन फिगर जिसके सर के अराउंड एक ऐसा क्राउन बना हुआ और उससे 3 एंटीना टाइप ऑफ निकल रहे हैं। चीज़ें बाहर निकल रही हैं, हाँ। ठीक है। अब मिस्ट्री इसी चीज़ के अराउंड हुई कि ये है तो है क्या ये, क्योंकि इसकी जो शेप है वो आज के जो मॉडर्न यूएफओज हैं उनसे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही हर जगह दिखाया जाता है इस टाइप के यूएफओज की फिगर्स को और इमेजेस को, ठीक है। अब जब रिसर्चेस हुई कि ये केव्स कितने साल पुरानी है तो पता चला कि ये 10,000 साल पुरानी गुफाएं हैं, ठीक है। तो अब जब इनके ऊपर रिसर्चेस करी गई तो एक थ्योरी ये निकल कर सामने आई कि दुनिया में मिलने वाली और भी केव्स में ऐसी ही अजीबोगरीब ह्यूमन फिगर्स या काइंड ऑफ हम कहें कि एलियन टाइप ऑफ फिगर्स हमको दिखती हैं केव पेंटिंग्स में, ठीक है। अब जब रिसर्चर्स ने जो मतलब प्रॉपर आर्कियोलॉजिस्ट ने जब रिसर्च करी इन पे, तो उन्होंने कहा कि ये जो इमेजेस है ना, ये उस समय के जो लोगों के बीच में शामन्स रहा करते थे, वो क्या करते थे, अलग अलग काइंड ऑफ साइकेडेलिक सब्सटेंस का यूज़ करते थे, जिससे कि वो ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करके और जिस टाइप की भी उन्हें इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस होती थी, एंटिटीज़ दिखती थी, तो वो उनको ड्रॉ किया करते थे, ठीक है। अब उनका ये तर्क था कि ये एलियंस वगैरह नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे तू टाइप कर
मैं स्पेलिंग बताता हूँ तेरे को, एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये बहुत आगे तक जाएगी। ऑस्ट्रेलिया वैंड जिना, WAND वेंड JINA, केव्स, केस केव्स। केव्स हैं ये। हाँ, आप तैयार हो जाओ। ओ भाई ये क्या चीज़ है? इमेजेस पे जाओ, अभी तो छोटा सा ट्रेलर है ये, ठीक है। ओ भाई ये क्या है? अब वो वाली फिगर खोल, 3rd नंबर वाली, ठीक है। अब ये जो चेहरे हैं ये किसकी तरह दिखाई दे रहे हैं? मेरे को ये ऐसा लग रहा है ग्रे एलियंस जैसे होते एग्जैक्टली हैं ना, कि एक हम्म, बड़ा सा हेड, 2 बड़ी बड़ी आंखें और हाँ छोटा सा मुंह, ठीक है, प्रॉपर ग्रे एलियन की तरह। हाँ अब दोबारा पीछे जाओ और, ठीक है, स्क्रॉल डाउन, इधर इधर मेन पेज को स्क्रॉल डाउन कर, ठीक है। अब एक ये इमेज, ये 3rd नंबर वाली, ठीक है। ये तो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि कोई स्केलेटन टाइप का कुछ इमेज है, या तो ग्रे एलियन भी हो सकता है वो। हाँ, और उसके उसके सर के चारों चारों तरफ तरफ से एक रेज क्राउन निकल रही है। बनाया हुआ और हाँ रेज निकल रही हैं, ठीक है। हम्म अब ऑस्ट्रेलिया के जो एबोरिजिनल जो ट्राइब्स के लोग हैं, जो मतलब वहाँ के आदिवासी लोग हैं, वो इनको बोलते हैं कि ये हमारे डिवाइन बीइंग्स हैं, हम्म ठीक है, कि ये हमारे डिवाइन बीइंग्स हैं। और स्पेशली वो कहते हैं कि ये हमारे वर्षा के देवता हैं, मतलब दीज आर आर स्काई गॉड्स एंड रेन गॉड्स, अच्छा ये बारिश के देवता है। बारिश के और आकाश के देवता हैं ये हमारे, हम्म, ठीक है। अब बारिश के और आकाश के देवता अगर कोई इन्हें कहेगा तो क्यों कहेगा? इनके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए आकाश में उड़ने की और आकाश में दिखने की, तभी तो ये होगा कि हाँ, कि बारिश करवा पा रहे हैं और आसमान में दिख रहे हैं, ठीक है। और इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी या किसी भी तरह से इनके पास ऐसी कैपेबिलिटी होगी कि ये एटमॉस्फेयर को मैनिपुलेट करके बारिश करा पाए। जैसे कि आज के टाइम पे हम ह्यूमंस के पास टेक्नोलॉजी है क्लाउड सीडिंग की, कि हम आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं। तो क्या पता जो ये वेंजना केव्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहाँ पे ये एबोरिजिनल्स, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल ट्राइब्स ने ये केव पेंटिंग्स बनाई हैं, इन उनके कहे अनुसार जो उनके डिवाइन बीइंग्स हैं, उनकी जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारे स्काई गॉड्स हैं और रेन गॉड्स हैं, ठीक है। और वो हर साल इनकी पूजा करते हुए आए हैं बहुत सालों से। और हर साल जब इनकी पूजा होती है तो रिचुअल है कि इनकी पेंटिंग्स को वो मिटने नहीं देते हैं, इनके ऊपर दोबारा से रिकलर करते हैं, अच्छा ठीक है। उन्होंने मतलब जो भी है उनको जिंदा रखा है, हाँ, बार बार कलर करके। कलर करके इन पेंटिंग्स को जिंदा रखा है, क्योंकि उनका कहना यही है कि ये हमारे देवता हैं, ये आकाश के देवता हैं, इन्होंने हमें गाइडेंस दी है, इन्होंने हमें बारिश दी है, जिस वजह से हम खेती कर पाए, जिस वजह से हम अपना खाना उगा पाए। तो क्या ये कोई एक ऐसी पर्टिकुलर रेस ऑफ एलियन हो सकती है जो उस टाइम पे उन लोगों के कांटेक्ट में आई, ठीक है। और इनके पास टेक्नोलॉजी थी, आज के टर्म्स में कहें हम क्लाउड सीडिंग की, या एटमॉस्फेयर को या वेदर को, क्लाइमेट को मैनिपुलेट करने की, जिससे उस समय पे जो लोग रहे उनको जब बरसात की ज़रूरत थी, बारिश की ज़रूरत थी, तो वो उनको बारिश दे पाए। और उस समय के लोगों ने देखा एक चमत्कार होता हुआ, और उन लोगों ने इन डिवाइन बीइंग्स को, जो कि एक एलियन रेस भी हो सकती है, अपना इनको भगवान अपना मान लिया। भगवान मान लिया वो। एग्जैक्टली अब आज के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें ना, कि अगर मेरे पास कैपेबिलिटी आ जाए ऐसे चमत्कार करने की, या फिर सिंपली मैं क्या करूं कि जैसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, वो है इंडिया का ही हिस्सा, बट वहाँ पे रहने वाले लोगों को नहीं पता कि वो इंडिया के अंदर है या वो इंडिया के सिटीजन्स है, वो है ठीक कि है। वो अनटच्ड आइलैंड है। अनटच्ड आइलैंड, अनटच्ड ट्राइब है वो, ट्राइब है वो, ठीक है। अब मैं आज के टाइम पे मान ले सपोज कर कि वहाँ पहुँच जाऊँ, ठीक है। सबसे पहले तो वो देखेंगे अजीबोगरीब तरीके से मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मान कि मैं किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हवा में अपने आप को उड़ा लूँ, ऐसे हाथ खोल के ऐसे, ठीक है, और ऐसे हाथ घुमाऊँ ऐसे करके, ठीक है, और पीछे से
किसी ने कहीं से पाइप वाइप लगा रखा, ऐसे हाथ घुमाऊं तो ऐसे उसने पानी खोला, उधर से बारिश होने लगी, तो उनको क्या लगेगा कि अरे ये चमत्कार कर रहा है, ये तो भगवान है, ये हवा में उड़ रहा है, ये तो भगवान है। या ठीक तो है, उन्हें उनके सामने कहीं से भी उठा के ऐसे फूड ला दिया हो एकदम से, एग्जैक्टली चमत्कार। एग्जैक्टली ना, कि जैसे मजिशियंस करते हैं कि हम्म, ऐसे हाथ घुमाया तो ताश के पत्ते आ गए हवा में से, ऐसे हाथ घुमाया तो कबूतर आ। अब वो हमें पता है कि ये क्या कहते हैं, ट्रिक है, ठीक है, हाथ की सफाई है, लेकिन हम किसी ऐसे लोगों के सामने, किसी ऐसी ट्राइब के सामने इस टाइप की चीज़ें परफॉर्म करें जिनको पता ही ना हो कि मतलब इन चीज़ों की ABCD क्या होती है, तो उनको तो यही लगेगा ना कि यार चमत्कार। मतलब आज के टाइम पे पढ़े लिखे लोगों के सामने अगर कोई क्या कहते हैं बाबा, कोई काजी, कोई मौलवी, ठीक है, कोई भी क्या कहते हैं चमत्कारी महापुरुष आके कुछ भी ऐसे चमत्कार दिखा देता है, तो लोगों को हो नहीं जाता कि अरे यार इनके ऊपर तो मतलब कि भगवान की मतलब कृपा वो है, है कि ऐसा हो जाता है कि अरे यार ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, है ना, है ना। कि इनको मतलब काफी ज्ञान है। तो वो सारी चीजें पढ़ा लिखा इंसान भी दिमाग में फील करने लगता है। अब सोच कि एक ऐसी ट्राइब जो आज से 10,000 साल, 8,000 साल पहले थी, ठीक है, उनके सामने जब ऐसे बीइंग्स प्रकट हुए होंगे, मैं एलियन बीइंग्स नहीं कहना चाहता क्योंकि वो थोड़ा सा वैसा चले जाएंगे, हम उस टेरिटरी में चले जाएंगे कि हाँ हम एलियंस की ही बातें कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। ऐसे कुछ डिवाइन बीइंग्स उनके सामने प्रकट हुए या किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आए, उस समय के इंसान ऐसे बीइंग्स के जो बहुत ज़्यादा एडवांस थे टेक्नोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, ठीक है, और फिजिकली भी। तो उनको लगा कि उस समय के इंसान को लगा होगा कि यार ये हमसे ज़्यादा सुपीरियर है, देन ज़रूर ये भगवान होंगे, ठीक है। उन्होंने देखा कि ये स्पेशल टाइप ऑफ क्राफ्ट्स में से, एयरक्राफ्ट्स में से उतर रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज़ की पिक्चर्स बनानी शुरू करी केव वॉल्स, केव पेंटिंग्स पे, केव की वॉल्स पे, ठीक है। क्योंकि उस समय पे यही होता था कि इंसान जो भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता था डेली बेसिस पे, वो उनको केव पेंटिंग्स में दर्शाता था, ठीक है। अब वापस आते हैं हम अपनी क्या कहते हैं चरामा केव्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये तर्क दिया जाता है कि ये ऑल्टर्ड स्टेट्स में गए हुए किसी शामन का काम है, उसको ऐसे मतलब इमेजिनेशन और हेलुसिनेशन हुई और उसने ये सारी चीज़ें पिक्चर्स पेंट करी, ठीक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ के लोग क्या कहते हैं इन पेंटिंग्स से जुड़े हुए लोगों के बारे में कहानी सुनाते हैं। क्या कहानी है? जो वहाँ पे मतलब कहें कि कहते हैं ना कि एक एरिया की कहानी कई सालों से चली हुई आ रही है, कहते हैं कि हाँ ये इस जगह की दंत कथा है, ठीक है। तो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ के उस केव्स वाले इलाके में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि इन केव पेंटिंग्स में दर्शाए हुए लोग ये जो हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रजाति थी लोगों की, जो लिटिल पीपल्स कहें जिनको, मतलब कद में छोटे हुआ करते थे लेकिन इंसानों से बहुत अलग दिखा करते थे, स्ट्रक्चर में, रंग रूप में बहुत अलग थे, ठीक है। और ये क्या करते थे, ये इन गुफाओं से और पहाड़ियों से आया करते थे नीचे गांव में, और हर बार आके कुछ लोगों को उठा के ले जाया करते थे, और फिर उसके बाद वो इंसान कभी भी वापस नहीं दिखाई देता था। तो उसी चक्कर में आज भी यहाँ पे हर साल इन गुफाओं की पूजा करी जाती है, एक सम्मान के रूप में और एक डर के रूप में भी, क्योंकि उस समय मतलब ये मान ले कि उस समय एक तरीके से वही हो गया ना कि हाँ एक जनरेशनल ट्रॉमा वाली कहानी हो गई कि भाई इन केव पेंटिंग्स में जो लोग दिख रहे हैं उन्होंने यहाँ इन गाँव के लोगों को बहुत किडनैप करा है, ठीक है, और उठा के ले गए और कभी वापस नहीं आते थे वो। तो अब ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है बिल्कुल एक एलियन एब्डक्शन की तरह, हाँ, है ना। अब केव पेंटिंग्स में दिखने वाले जो बीइंग्स हैं वो ह्यूमन से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इन्हीं केव्स में बनी हुई पेंटिंग्स के अंदर ह्यूमंस को भी दिखाया गया है। वो ह्यूमंस एक पर्टिकुलर टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर है, वो दिखता है कि हाँ ये ह्यूमंस है, लेकिन जहाँ ये जो 7-8 ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की एक पेंटिंग है, इसके अंदर इनका बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है,
इनके सर का साइज बिल्कुल अलग है, हाथों का जो शेप एंड साइज है वो बिल्कुल अलग है। और जो साथ में कहानी जुड़ी हुई है कि ये लोग गुफाओं से निकल के आया करते थे और वहाँ से कुछ लोगों को उठाकर ले जाते थे और वो कभी भी वापस नहीं दिखाई देते थे। बिल्कुल एक क्लासिक केस ऑफ एलियन अबडक्शन की तरह क्या कहते हैं मालूम पड़ता है कि हाँ ये उठा मतलब के कि ले गए, abduction एक्सपेरिमेंट्स उस हुए। टाइम पे भी होते थे। अगर उन इस कहानी के हिसाब से जाए, ये मैं अपनी थ्योरी प्रेजेंट कर रहा हूँ एक, कि हाँ अगर मैं इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखूँ, ठीक है, एलियन थ्योरीज के साथ जोड़ के, तो ये बिल्कुल एक क्लासिक केस ऑफ एलियन अबडक्शन है। इसकी वो हो रखी है, क्या नाम है, कि इसकी डेट की, मतलब कितने पुराने हैं ये? 10,000 साल। ओके। उस टाइम पे इंसान इतना वो था विकसित कि वो पता लगा पाए कि ये है क्या चीज़? नहीं था ना, तभी तो उन्होंने इस टाइप की पेंटिंग्स बनाई। उनके पास उस समय के मनुष्य के पास भाषा तक नहीं थी, इसीलिए वो ये केव पेंटिंग्स बनाते थे। नहीं तो वो राइटिंग में लिखते भी ना इसके नीचे कि ये क्या चीज़ है। क्या पता वो लोग जाके उनके ऊपर उनके जीन्स चेंज कर रहे हो। अब वो ना मेनली अब कुछ भी हो सकता है, अगर हम कंसिडर करें कि ये एलियन बीइंग्स ही थे उस समय के, तो हो सकता है प्रोबेबली कि ये हर कुछ टाइम में गांव जिस इलाके में वो उस समय के 10,000 साल पहले इंसान रहा करते थे, ये हाँ। आते थे, कुछ लोगों को पकड़ते थे, उठाते थे, ले जाते थे और उनके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट कैरी करना होता था कैरी करते थे। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी बनाए गए हैं। यहाँ पे उस एलियन स्पेस क्राफ्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की भी इमेज बनाई गई है स्केप पेंटिंग में। और साथ के साथ एक स्पेशल टाइप ऑफ जो क्या कहते हैं एलियन फिगर है, जिसने सर के अराउंड एक काइंड ऑफ हेलमेट पहना हुआ और उसके अंदर से 3 रेज या एंटीनास टाइप ऑफ कुछ चीज़ निकल रही है। तो क्या पता वो उनका कहते हैं ना कि कोई हंटर टाइप ऑफ कैटेगरी हो उन एलियंस की, कि जो उठाने आया करते थे गांव में लोगों को। हाँ, क्योंकि देखा होगा तूने भी ऐसी ऐसी, मतलब वो होते हैं ना आदिवासी लोग जो होते हैं, हाँ हाँ। जो जैसे होता है कि वो एक उसमें बड़ा है, एक ओहदे में बड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो एक पेड़ों की पत्तियों से एक क्राउन बना के हाँ, पहनेगा, तो exactly. पता चलेगा ये बड़ा शिकारी है ये। हाँ वो काइंड ऑफ ऐसा। हाँ, तो क्या पता ऐसे चीज़ें हुई हों, ठीक है। अब जैसे मैंने थोड़ा सा इसको और कॉन्टेक्स्ट देने के लिए वो चीज़ करी कि सेम ऐसी ही कहानियाँ मैंने थोड़ा और जब ढूंढा तो मेरे को एक बहुत क्या कहते हैं कहानी क्या मतलब एक और ट्राइब के बारे में मेरे को ध्यान आया, मेरे दिमाग में आया कि जैसे छत्तीसगढ़ में ये चरामा केव्स है, इसकी कहानी एलियन बीइंग्स की पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, और लोकल लोग जो वहाँ की कहानियाँ बताते हैं कि हाँ कि इस पेंटिंग में दर्शाए हुए जो लोग हैं वो इंसानों से अलग थे और वो पहाड़ियों से नीचे आते थे, इन गुफाओं से निकलते थे और आके ले जाते थे इंसानों उसको। को उठा के ले जाते थे और फिर वो इंसान कभी भी वापस नहीं दिखाई देता था, ठीक है। और एलियन क्राफ्ट और ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई। अब ऐसी ही कहानियाँ दुनिया के और हिस्सों में भी है। अब जैसे अफ्रीका में एक माली ट्राइब है, ठीक है। तो वेस्ट अफ्रीका में हाँ माली, हाँ वेस्ट अफ्रीका में एक जगह है माली, वहाँ की एक ट्राइब है डोगोन्स, ठीक है। अब डोगोन्स भी क्या कहते हैं कि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो आए थे सीरियस सितारे से, वो नाम बोलते हैं उसका सीरियस, ठीक है, सीरियस सितारा। हाँ। अब कमाल की बात यह है कि उनको उस समय पे, जिस टाइम पे ना किसी टाइप की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी, ना ही किसी टाइप का साइंस इक्विपमेंट एग्जिस्ट करता था, ठीक है, आसमान को इतनी डिटेल में देखने के लिए, क्योंकि जो सीरियस स्टार सिस्टम है वो इतना दूर है कि कोई उसको ऐसे ही नॉर्मली नहीं देख सकता, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर आपके पास टेलीस्कोप वगैरह होना चाहिए। उस टाइम के लोगों के पास तो नहीं था। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया कि साला इनके पास ये ज्ञान आया तो आया कहाँ से? वही तो, इनको कैसे पता उस सितारे के बारे में? हाँ,
तो जब इनसे पूछा गया कि आपको कैसे पता, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो भगवान, हमारे जो देवता है वो वहीं से आए थे जिन्होंने हमारी मदद करी, और हम उन्हीं हमारे देवताओं के एंसेस्टर्स हैं। वो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो वो देवता थे वो हमारे एंसेस्टर्स थे, और उन्हीं की वजह से हमारी जो ट्राइब है वो एग्जिस्टेंस में आई है। तो इनके जो ये कल्चरल ये जो दिखा रखे हैं इसमें प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो तुझे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है इनको देख के कि ये किसी चीज़ की नकल करना चाह रहे हैं? हाँ, अब इनके जो है ना? मास्क्स हैं, मास्क देख, और एक बंदा दिखाता हूँ तुझे, ये देख, हाँ ये लाठी पे चल रहा है, एक लाठी डंडे पे पे चल रहा है, एग्जैक्टली। है ना? तो कहीं ना कहीं ये अपने उन देवताओं को मिमिक कर रहे हैं, ठीक है, कि वो इतने लंबे हुआ करते थे, तो अब ये खुद तो लंबे नहीं हो सकते, तो वो कैसे हाँ। रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज उसने को, डंडे लगा कि दिए उसने नीचे। अपने पैर के नीचे हम्म। ये डंडे लगा लिए, बैम्बू स्टिक्स लगा ली, अब मैं इस पे चलूंगा, और पूरा का पूरा उसने जो ड्रेसिंग वगैरह है वो वैसी बनाई वैसे है ही बनाई है। जैसे इनके इनके जो ट्राइब्स में पूर्वजों ने इन्हें बताया होगा कि हमारे देवता कैसे थे। ठीक है, अब कमाल की बात तेरे को एक बात बताता हूँ कि डोगोन परंपरा के अनुसार नोमोस नामक प्राणी सीरियस सिस्टम से एक उड़ने वाले यान में पृथ्वी पर आए थे, और उन्होंने जनजाति को यह ज्ञान दिया था। ये बोलते हैं लोग कि नोमोस नाम के प्राणी जो थे, नोमोस नाम के जो गॉड्स थे वो आए थे वहां से। ठीक है, अब उससे भी और कमाल की बात है कि डोगोन जो ट्राइब्स है वो हर 60 साल में एक फेस्टिवल मनाते हैं, जो सीरियस बी की 50 साल की जो कक्षा के चक्र से मतलब 50 साल की जो वो क्या कहते हैं ना, रोटेशन कंप्लीट करता है ना, वो उससे बिल्कुल रिलेटेड है। तो इनका 60 साल बाद जो त्योहार मनाते हैं लोग, वो तब आता है जब सीरियस बी अपनी 50 साल की जो वो है एक रोटेशन है अपने कंप्लीट करता है, वो क्या बोलते हैं उसको, एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो रोटेशन कंप्लीट करता है, वो तब ये फेस्टिवल मनाते हैं। अब इनको क्या पता, अब इनको कैसे पता कि सीरियस ने अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर ली है? देख, इसमें एक इमेज है, ये है, ये नोमोस है, और वो डोगोन है उसके साथ, नोमोस के साथ जो उनका कांटेक्ट हुआ है। तो ऐसे दिखा रखा है उसमें। हाँ, कि ये देख देख देख, ये दिख रहा है फिश, उन्होंने फिश, ऐसा लग रहा है कि वो फिश पहनी हुई है उसने। हाँ, फिश पहनी हुई है उन्होंने, है ना? हाँ एग्जैक्टली। और ये ऊपर से आते हुए ये नोमोस है, मतलब फिश पहनी हुई है। तो मे बी हो सकता है कि, और देख नोवल, एक और चीज है भाई, उसके हाथ में देख क्या है, थैला है एक, वही जो हमें काफी सारी उसकी उसमें नहीं दिखता, कार्विंग्स में। हाँ, जैसे कि सुमेरियंस के हाथ में सुमेरियंस में, दिखता है। हाँ। इवन यहाँ तक कि ये थैला हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझे तो हर किसी ज्ञानी ऋषि मुनि के हाथ में एक कमंडल दिखाई देता है। हाँ, ठीक है, वो उसी कमंडल से निकाल के पानी सबको श्राप भी देते हैं, सबको सब कुछ आशीर्वाद करते भी देते हैं, मतलब हर तरह का काम उसी कमंडल में से निकले हुए पानी से होता है। ठीक है, अब सोचने समझने वाली बात है कि क्या जो उस समय पे ये जो भी ऋषि मुनि थे हमारे, क्या वो कमंडल से पानी निकल, क्योंकि पानी तो हमने सीरियल्स वगैरह में देखा है, ठीक है, तो क्या उसके अंदर पानी ही होता था, या किसी भी तरह का, मतलब किसी तरह का एक ऐसा एलिमेंट था लिक्विड फॉर्म में जो उनकी कही हुई बातों से प्रोग्राम हो जाता था, और जब वो उसको किसी भी चीज़ पे मतलब फेंक के मारे उस लिक्विड एलिमेंट को, और वो उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से जो भी उन्होंने कहा है कि हाँ भाई मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा ये हो जाए, या तू पत्थर की मूर्ति बन जाए, ऐसे बोलते थे वो उसको, और ऐसे फेंक के मारते थे, जो हमने सीरियल्स में देखा। तो कमंडल में पानी ना होके एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो लिक्विड फॉर्म में रहता हो और जो प्रोग्राम हो सकता हो, ठीक है, आपकी वॉइस के थ्रू, और आपने बोला उसको कि मैं कहता हूँ कि ये हो जाए इसके साथ, और वो प्रोग्राम हो गया, और जैसे ही उन्होंने वो लिक्विड एलिमेंट जहाँ पे भी फेंक के मारा, उसने वही काम कर दिया। जैसे बोला कि ये पत्थर का बन जाए, तो जैसे ही वो लिक्विड एलिमेंट किसी इंसान के ऊपर गिरा, तो उसने उस लिक्विड एलिमेंट ने उस इंसान को पत्थर का बना दिया। ये तो तेरी बात मेरे को वो चीज़ याद दिला रही है कि
ऐसा होता है ना कि जैसे सपोज कर कि ये बोतल है, हम्म, ठीक है ना, अब हम तो जानते हैं कि बोतल है क्योंकि हमें दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम देखें, हम्म, है ना, और अगर हमें वो चीज़ आती हो तो हम इस बोतल की शेप को चेंज करके हम माइक बना सकते हैं, बिल्कुल। इस बोतल के है ना। मॉलिक्यूल्स और एटम्स को चेंज करके इसे माइक की शेप दी माइक, जा सकती है, बिल्कुल। तो ये कहानी वो जो तू कह रहा ना, ये ऐसी साउंड कर रही है कि भाई उन्होंने अपने कमंडल से कुछ निकाला और शराब दिया, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा था कि उन्होंने क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे उस चीज़ को चेंज कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, प्रोग्राम कर दिया। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि अ, हमने तो ये सिर्फ चीज़ें सीरियल्स में देखी हैं, ये सब देखी हैं, लेकिन उसका असल मतलब क्या था कि अगर वो आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को कमंडल से और करके, या कुछ भी वो कर रहे हैं, वो कैसे हो पा रहा है उससे, वो कैसे हो पा रहा है? सोचने वाली बात है भाई यही। और जैसे मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलता आ रहा हूँ कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने का मतलब ये समझते हैं कि आईफोन होना, ठीक है, और हाई स्पीड इंटरनेट होना, ठीक है, और एयरप्लेन्स होना जो आज के जैसे दिखते हों, ठीक है, सुपर फास्ट कार्स होना, ठीक है। हम टेक्नोलॉजी का मतलब ये समझते हो कि हमने यही टेक्नोलॉजी देखी है और हम इसी को ही एडवांस कहते और हैं। हम इसी को ही एडवांस कहते हैं। क्या पता कल के दिन कोई एक ऐसी एलियन एडवांस सिविलाइजेशन आए जिनके हिसाब से ये टेक्नोलॉजी मतलब बहुत बेसिक हो कि अरे यार तो तुम तो अभी भी मतलब बाबा आदम के ज़माने में जी रहोगे, तो कूड़ा करकट है ये टेक्नोलॉजी। कि अच्छा तुम, जैसे हमने एक पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी सिविलाइजेशन हो जिसको बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है। अरे तुम फ़ोन यूज़ करते हो, हम तो यार सीधा ब्रेन टू ब्रेन कॉन्टेक्ट से बात कर लेते, चाहे इंसान दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। तुम्हारी तो टेक्नोलॉजी बड़ी बकवास है। और कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी को तो काम करने के लिए एंटीनास चाहिए, इतने सारे टावर्स चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हें इसमें रिचार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, फिर फ़ोन के अंदर बैटरी होनी चाहिए प्रॉपर, इसमें तुम्हारे हाथों का इस्तेमाल भी होगा, ठीक है, फिर तुम्हारे पास उस बंदे का नंबर होना चाहिए और उस बंदे का नंबर उसके फ़ोन में स्विच ऑन भी होना चाहिए, तभी तुम उससे बात कर पाओगे। इतने सारे फैक्टर्स हैं। इस मतलब इन सारे फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर काम ना करे तो तुम उस बंदे से बात ही नहीं कर पाओगे। रिचार्ज है, फोन ऑन है, सब कुछ है, लेकिन नेटवर्क ना आ रहा हो तुम बात ही नहीं कर पाओगे। नेटवर्क आ रहा हो, रिचार्ज नहीं है तो बात नहीं कर पाओगे। रिचार्ज है, नेटवर्क है, फोन में बैटरी नहीं है तो बात नहीं कर पाओगे। हम वही सोच रहे हैं ना कि भाई हमने फिंगरप्रिंट बना ली टेक्नोलॉजी, हाँ। लेकिन वो एडवांस्ड है, हम समझ रहे हैं कि वो इससे भी एडवांस एडवांस है, कुछ हो, इससे भी एडवांस कुछ हो सकता है। हम उस सिनेरियो में सोचते ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम जो जी रहे हैं, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत एडवांस है, क्योंकि टाइम जो है वो साइक्लिक है, वो लीनियर नहीं है। और हमारे स्क्रिप्चर्स में तो मेंशन है कि ये पृथ्वी जो है वो, जो ये 4 युग होते हैं ना, इन 4 युगों की कई हजारों करोड़ों साइकिल्स से ऑलरेडी गुजर चुकी है। कि ये जो कलयुग है ये पहला कलयुग नहीं है। ये पता नहीं बोलते कि कौन से नंबर का कलयुग है। जैसे बोलते कि मनवंतर आता है, फिर मनवंतर के अंदर 4 चक्र चलते हैं युगों के, तो बोलते हैं पता नहीं कौन सा वह मनवंतर है इस ग्रह पे जो हो रहा है। अच्छा। तो जैसे एक रामायण के अंदर वो एक कैरेक्टर है ना, काकभूषुंडी, जिनके बारे में बोला जाता है कि वो खुद कहते हैं कि उन्होंने न जाने कितनी बार रामायण को घटते हुए देखा है, न जाने कितनी बार अलग अलग महाभारतों को होते हुए देखा है, और वो भी बहुत अलग अलग डिफरेंट रिजल्ट्स के साथ। इवन यहाँ तक कि रामायण में जब आखिरी में श्री राम को वैकुंठ जाना होता है कि अब उनका पृथ्वी पे जो काम था, जिस काम के लिए वो अवतरित हुए थे, वो काम पूर्ण हो गया और अब वो वैकुंठ जाना है उनको। लेकिन हनुमान तो परम भक्त श्री राम के, वो उनको कैसे जाने दे? तो अब डिस्ट्रैक्ट कैसे करते हैं श्री राम उनको कि श्री राम अपनी एक अंगूठी धरती की एक दरार में गिरा देते हैं और बोलते हैं कि अरे हनुमान, मेरी अंगूठी गिर गई, ये मुझे बड़ी प्रिय है, तुम इसको लेकर आओ। अब हनुमान जी अपना रूप छोटा करते हैं और उस दरार में जाते हैं। वो दरार इतनी गहरी होती है कि वो नीचे पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं कि श्री राम की एक अंगूठी मिलती है उनको। जैसी वो अंगूठी उठाते हैं उसको,
और सीधे खड़े होते सामने देखते हैं कि अंगूठियों का तो पहाड़ है यहाँ पे। हाँ, तब वो उनको एक्सप्लेन करते हैं। अब वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि ये अंगूठी श्री राम की है कि या इन सब में से कौन सी अंगूठी श्री राम की है, ठीक है। तब वहां पे वासुकी नाग आते हैं, तब वहां पे मल्टीवर्स की थ्योरी आती है। मल्टीवर्स भी कहेंगे कि या मल्टीपल टाइमलाइंस की थ्योरी आती है वहां पे, जब वासुकी नाग आते हैं वहां पे और उनसे वो हंसते हुए बोलते हैं कि अरे हनुमान तुम फिर से आ गए। तो हनुमान जी बोलते हैं कि फिर से का मतलब, तो उसने बोला कि हर बार ऐसे ही क्या कहते हैं इस युग का अंत होता है। तो अगर हम इस चीज को देखें तो क्या हम हैंगर लूप में फंसे हुए हैं? लूप कहना तब ठीक होता जब हर चीज बार बार एक ही तरह से हो रही होती, तो लूप क्या तब बनता है। रामायण हर बार अलग तरीके से होती है? एग्जैक्टली अलग तरीके से होती है। काकभूषण जी ने खुद बोला है कि मैंने रामायण को कई हजारों लाखों करोड़ों बार घटते हुए देखा है, बहुत अलग अलग डिफरेंट रिजल्ट्स के साथ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितने भी हम कहते हैं कि रामायण अलग अलग लिखी हुई हैं, हाँ, तो ये कहीं उसी का रिजल्ट तो नहीं है? बिल्कुल उसी चीज का कि रिजल्ट हो सकता है। अब एक ही चीज को हर ग्रंथ में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मतलब है। कहते हैं ना कि हर किसी की एक अलग रामायण है। किसी में बताते हाँ। हैं कि जो माँ सीता हैं वो रावण की बेटी थी, फिर किसी में कुछ बताया जाता है, किसी में कुछ बताया जाता हाँ, है। रामायण अलग किसी अलग में है एक वो। बोला जाता है कि किसी रामायण में बोला जाता है कि रावण ने जिस सीता को हरण किया था, जिस सीता का हरण किया था, अपहरण किया था, वो असली सीता थी नहीं, वो तो माया सीता थी। हाँ, ठीक है, ऐसा भी कॉन्सेप्ट है ऐसा भी उसमें। कॉन्सेप्ट है। तो मुझे जो लगता है ना, मुझे ये लगता है कि ये सारी की सारी जो रामायण है वो हुई है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि रामायण के अंत में रावण का मरना तय है और राम का विजय होना तय है, लेकिन वो होगा कैसे? पॉसिबिलिटीज मतलब कि वो हर बार अलग रास्ता है उसका। हाँ, उसके होने का रास्ता हर बार अलग है। ये वो वाला सीन है जैसे उसमें नहीं होता डॉक्टर स्ट्रेंज में हाँ, लास्ट वाला सीन जो लूप में फंसा देता है हाँ, उसको। हाँ, हाँ, तो हर बार कहता ना कि डॉन मामू मैं हाँ, आ गया। मैं आ गया। तो हर बार अलग तरीके से मारता है उसको। हाँ, तो लेकिन वही मारता है कि मारता है कि ये हाँ। होना तय है, लेकिन ये होगा कैसे उसके लिए लिबर्टी है कि आप करोगे कैसे, उस चीज की पूरी छूट है। तो इंसेन भाई। तो ये चीज हो सकती है कि हमारे जो भारत के जो शास्त्र और ग्रंथ और पुराण ये सब लिखे गए, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं मतलब जो नॉलेज थी, मैं ये मानता हूँ इस चीज के बारे में, जो मेरी थ्योरी है वो ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ना जो भी सब कुछ लिखा, क्योंकि उनको वो जो ज्ञान था वो सीधा मतलब कहते हैं कि दिमाग में उनके डाउनलोड हुआ था। ठीक है, उनको कहीं से वो लिखा हुआ नहीं मिला था। ठीक है, उन्होंने सीधा मतलब सप्त ऋषियों ने और जो भी ऋषि मुनि थे उनको सारे वो चीज़ें दिखाई दी थी, सारे जो मंत्र थे वो सब दिखे थे उनको, तब उन्होंने उनको मेमोराइज करा था और मेमोराइज करके अपनी जो अगली जनरेशन्स थी उसको पास ऑन किया था। फिर वेद व्यास जी आए। वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों को और सारी जो पुराण थे, वेद थे, उनको डॉक्यूमेंट करना शुरू करा। तो मुझे ऐसा लगता है, इसके बारे में मेरी थ्योरी ये है कि वेद व्यास जी कहीं ना कहीं जानते थे आने वाले भविष्य के बारे में, मतलब जो आज जो समय चल रहा है इसके बारे में उन्हें पता था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उन वेदों पुराणों को इस तरीके से लिखा ताकि हमें ये चीज समझ में आए। उन्होंने उस चीज को ना थोड़ा सा डम डाउन किया। डम डाउन का मतलब कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा उनको। तो वो तो है ना, हकीकत में बताते नहीं है अपने उसमें कि रामायण को पहले कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, फिर उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतलब एग्जैक्टली उसको कि वैसा किया गया, उन्होंने इजी सिंप्लीफाई करा कि हाँ कि इसको, क्योंकि आने वाला समय ऐसा होने वाला है कि लोगों की जो बुद्धियां हैं कलयुग में वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज को समझ नहीं पाएंगी, तो मैं इसको थोड़ा सा डम डाउन करता हूँ आने वाली जनरेशन्स के लिए। तब और उन्होंने कहा कि आने वाली जनरेशन्स के दिमाग भी इतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे कि इतने बड़े बड़े वेद पुराण शास्त्र वो मेमोराइज करके स्टोर कर सकें अपने दिमाग में, इवन की हजम कर सके कि Exactly. ऐसा कुछ हुआ था। एग्जैक्टली तो सब कुछ हमें राइटिंग में लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने लिए नहीं लिखे होंगे, ये मेरी थ्योरी है, ऐसा में भी मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरी एक थ्योरी है जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो चीज़ अपने लिए नहीं लिखी अपने डॉक्यूमेंट,
वो आने वाली जो हम हैं, जो आज हमारी जनरेशन के लिए उन्होंने लिखा कि ये आगे पास ऑन हो, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में थोड़ा सा ज़्यादा करो इसको, ताकि आने वाली जनरेशन्स को समझ में आ जाए चीज़ें। नहीं भाई, कुछ तो है गड़बड़, है ना। और जैसा कि अब मैंने हम वापस आते हैं अपना ये छत्तीसगढ़ की जो चरामा केव्स है, इसके बारे में भाई यही कि दुनिया भर के हर एक कंट्री के अंदर ऐसी गुफाएं मिलती हैं हमको, कि जहाँ पे उस टाइम के केव पेंटर्स ने, उस समय के इंसानों ने अपनी डेली लाइफ में होने वाले हर एक एस्पेक्ट के साथ साथ, डेली लाइफ में होने वाले हर एक, उन्होंने अपने परिवारों को बनाया हुआ है, उन्होंने जो जिस टाइप के वो एनिमल्स यूज़ किया करते थे अपनी डेली लाइफ में, उनको ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और साथ के साथ उन्होंने ड्रॉ किए हैं केव पेंटिंग्स में इस टाइप के डिवाइन बीइंग्स, एलियन बीइंग्स, ठीक है, इस टाइप की हम कहें कि नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ को। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना एंशिएंट एलियन थ्योरी है कि उस समय की ह्यूमन सिविलाइजेशन किसी ना किसी तरीके से एक ऐसी सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आई जिन्होंने ह्यूमंस को जैसे आज हैं वैसा बनाया, मॉडर्न बनाया, ज्ञान दिया। अब जैसे मैं एक बार ऐसे ही सोच रहा था भाई, ठीक है, होने को एक बहुत ही डम्ब थॉट भी हो सकता है, ठीक है, और सोचने लायक बात भी हो सकती है। बता दो, बता। जैसे कि हम आज के टाइम में फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ठीक है। अब जैसे पत्ता गोभी खाते हैं हम, किस मोमेंट पे किस पहले ऐसे इंसान को पता चला होगा कि ये पत्ता गोभी खाई जा सकती है, ये सब्जी है? किसने बताया होगा किसे कि अरे यार ये फूल गोभी है भाई, इसकी तो सब्जी बना सकते हैं, इसको खा सकते हैं? किसने बताया होगा किसको कि भयंकर की यार ये सेब है, इसको खा सकते हैं? या फिर ऐसा हुआ होगा हिट एंड ट्रायल करके कि भाई जो कुछ भी उग रहा है खाओ, जिसे खा के बच गए वही खाना है, तो वही खाना है, जिसे खा के मर गए उसको नहीं खाना है। क्या ऐसे हिट एंड ट्रायल्स हुए होंगे? या फिर कोई एक ऐसी इंटेलिजेंट स्पीशीज थी जिसने बताया हमको कि भाई ऐसे खेती होती है, ऐसे अनाज और सब्जियां उगाई जाती हैं, ये सब्जियां हैं जो खाने योग्य हैं, ये सब्जियां हैं जो खाई नहीं जाती हैं, जहरीली हैं। इसके लिए तो पूरा ग्रंथ लिखा गया होगा, या फिर ट्रेनिंग हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा। लेकिन वही है ना, किस मोमेंट पे से आज तो जैसे कि अब एक छोटा बच्चा वो पैदा हुआ आज, तो हम उसे सिखाते हैं कि बेटा इसको खाओ, इसको मत खाओ, इसको खाओ, ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बेटा ज़्यादा चिप्स नहीं खाने, ये बेकार होते, तबीयत खराब कर देंगे आपकी, ठीक है। उस समय इंसान को किसने बताया होगा ये सारी चीज़ें कि हमें ये खाना है, ये नहीं खाना है? जेमिनी से पूछो। पूछ, जेमिनी से पूछ कि इंसान को Who told us? Who told us or early men what is right to eat or non-harmful? Non-harmful. मार एंटर। देखें क्या बताता जेमिनी। Early humans didn't have a manual or a YouTube tutorial to tell them what was safe. It was a brutal, millions of years long process of trial and error, observation and biological evolution. Think of it as the ultimate survival of the fittest experiment. Here's how they figured it out. अच्छा, वो कह रहा है कि वॉच द animals एनिमल की- स्ट्रेटेजी। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि अर्ली ह्यूमंस मास्टर ऑब्जर्वर्स थे कि दे नोटिस दैट इफ अ बर्ड और अ मंकी ate a specific berry and stayed energetic, it was likely safe. If an animal avoided a certain plant or died after eating it, humans took note कि हाँ भाई ये नहीं खाना है, कुत्ता इस पेड़ को कुत्ता खा का के खा मर गया तो मतलब जहरीला है जहरीला। ये। अच्छा, ठीक है। उन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल तो किए, लेकिन जानवरों को देख के, जानवरों को देख के ऑब्जर्व किया, ठीक है। सेकंड नंबर पे है द बायोलॉजिकल taste वार्निंग and सिस्टम, smell. टेस्ट एंड स्मेल, बिटरनेस, मोस्ट नेचुरल टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स इन प्लांट टेस्ट एक्सट्रीमली बिटर, आवर टंग्स evolved to be highly sensitive to bitterness as a stop signal. Sweetness usually indicates high energy and safety.
This is why we still crave sugar today. It was a survival signal. Sour, foul smell. A sour or rotten smell usually indicates bacteria or fermentation that could be deadly, triggering a gag reflex. चलो ये तो चीज़ वो है कि हाँ इंसान देख के ही सीखा है, ठीक है ना। अब चाहे वो जानवर को हो या किसी और इंसान को देख के कि वो मर गया तो उसने वो नहीं खाया, ये चीज़ तो है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ना क्या देख रहा हूँ मैं कि ऐसे लोग आ रहे हैं बता रहे हैं, जैसे होते हैं ना बोलने वाले वैसे स्पीकर, कि इंसान अगर एक टाइम भी खाना खाए तो भी जिंदा रह सकता है। कि मतलब ये जो बॉडी है ये बेसिकली खाने के लिए नहीं बनी है ना। अगर आपको जिंदा रहना है ना तो आप, उसने पूरा प्रोसेस बताया भाई बंदे ने। उसने कहा कि सुबह उठो, है ना, सुबह उठने के बाद अगर आप नहाने भी जा रहे हो तो अपना कॉपर के जो तांबे का जो लोटा होता है उससे नहाओ, ठीक है, और खुले में जैसे जो सन की डायरेक्ट लाइट पड़े तुम रेज पे। पड़े उस तरीके से ना हो। हाँ, ठीक तो है। जो क्या नाम है, उसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था, वो बाबा बता रहे थे कि जब पानी आपके शरीर पे पड़ेगा तो और सन की किरणें उस पानी में पड़ेगी तो एक रेनबो क्रिएट होता है, हाँ है ना। जैसे प्लांट्स होते हैं ना वो उससे क्या नाम है, सनलाइट से अपना, क्लोरोफिल और वो खाना पूरा प्रोसेस हाँ, बनता है तो उनका। वही जब तुम्हारी बॉडी के साथ होगा तो तुम्हारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी कि एनर्जी को उस फूड में कन्वर्ट कर देगी वो। अब ऐसे ही जैसे तूने बताया, अब ऐसे ही एक जो बाबा थे 70 सालों तक वो बिना एक बूंद पानी पिए, बिना कुछ खाए हुए क्या कहते हैं जिए। वो नाम क्या है उनका, उनके ऊपर इवन यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने रिसर्च करी थी प्रॉपर